ये बड़ी दिलचस्प डिबेट यहां पर हो रही है। लेकिन आशुतोष, एक बात मुझे आपको यहां पर पूछनी है, ओबीसी का इंक्लूजन करना, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में ओबीसी समाज का इंक्लूजन किया गया है, जबकि बाकी जब पुलिसिया मामले होते हैं उसमें ओबीसी समाज का इंक्लूजन नहीं है, वो सिर्फ एससी और एसटी के खिलाफ है। ये भी आपको पता है, पहली बार ओबीसी का इंक्लूजन वहां पर किया हुआ है। ये पॉलिटिकल फाइट है आशुतोष। साहिल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो बात विष्णु जी कह रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। लिखा हुआ है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। इसका मतलब क्या है? इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सवर्णों के खिलाफ है। दूसरी बात, इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर अनुसूचित जाति के खिलाफ, इसका मतलब एक मिनट, अनुसूचित जाति के खिलाफ अगर मान लीजिए अनुसूचित जनजाति के लोग कोई जातिगत टिप्पणी करते हैं या ओबीसी तबके का आदमी किसी दलित के खिलाफ अगर टिप्पणी करता है तो वो भी अपराध के कैटेगरी में आएगा, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत। दूसरी बात, ऐसा लिखा नहीं है आशुतोष। नहीं आशुतोष, एक मिनट, मैंने भी पढ़ा, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। नहीं, इसका मतलब यह निकलेगा। मैंने भी वो बात पढ़ी है आशुतोष, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या ईडब्ल्यूएस, इनके ऊपर अगर भेदभावपूर्ण टिप्पणी की जाती है जाति के आधार पर तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। यह बात उसमें लिखी गई है। बिल्कुल, मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं साहिल। उसमें ईडब्ल्यूएस में नहीं लिखा हुआ है, उसमें ईडब्ल्यूएस में नहीं लिखा हुआ। मान लीजिए ओबीसी तबके का कोई आदमी, मान लीजिए एक मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर यादव तबके का कोई लड़का अगर किसी कुर्मी के खिलाफ अगर वो जातिगत टिप्पणी करता है भेदभावपूर्ण तरीके से तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा ये कानून कहता है। और अगर जाटव तबके का कोई आदमी अगर किसी नहीं, ये समिति का डिस्क्रिप्शन होगा आशुतोष, आपको भी पता है। बिल्कुल, एट्रोसिटी के तहत जो भी मामले दर्ज होते हैं उसमें कई बार पुलिस का डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया जाता है, आपको भी पता है। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट तक इसके बारे में टिप्पणी कर चुका है साहिल। ये और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए ये इस कानून की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट, जैसा कि अभी आपने डेटा दिया है, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या है, आज की तारीख में प्रोफेसर के पोस्ट पे जो ओबीसी तबका है 80% पोस्ट वैकेंट है। दलितों को लेकर 64% वैकेंट है, ट्राइबल को लेकर 83% वैकेंट। क्यों वैकेंट है? क्योंकि यहां पे सिस्टम में इनबिल्ट बायस है, सिस्टम में इनबिल्ट बायस है। ओबीसी दलित तो तब ऐसा नहीं क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं है, उनके कैंडिडेट्स हैं। विष्णु जैन, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद सुबोध मेहता के पास में जाऊंगा। साहिल भाई, क्योंकि यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आरजेडी पहली बार सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है यहां पर। विष्णु जैन, जल्दी से जवाब दीजिए, संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए, सबसे बेसिक बात है कि ये जो कानून है इससे समाज में और खाई पैदा होगी। जो आज अलग अलग है इसमें और ज्यादा कंप्लेंट और इसका दुरुपयोग होगा। कोई अगर गलत कंप्लेंट आ रही है उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सेक्शन 3C मैंने पढ़ के सुनाया है, जो आशुतोष भाई यहाँ पे कह रहे हैं वो सेक्शन 3C में नहीं लिखा हुआ है। तो या तो मैंने गलत रेगुलेशन पढ़ के सुनाया है, तो मतलब मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप सेक्शन 2 पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, जो सेक्शन 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया है वो सब आमतौर पर जो उच्च जातियां हैं आशुतोष, आपको भी पता है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये कानून मानकर एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया था। आपको भी इसके बारे में पता है। ये इतने आसानी से इस बारे में नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट की भी चर्चा होनी चाहिए। संगीत रागी, उसको लेकर मुझे आपके पास भी आना है। लेकिन प्रोफेसर मेहता, हाँ जी आशुतोष जल्दी जी। देखिए, ऐतिहासिक तौर पे, सिविलाइजेशनल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो अपर कास्ट के खिलाफ जाति सूचक अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल लगभग ना होता है, लेकिन दलितों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ ये रोजाना है। अगर आपको यकीन ना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात कर चुके हैं। नहीं, ब्राह्मण जेनोसाइड यूजीसी कानून, देखिए ब्राह्मण, देखिए मैं फिर इसका एक्सप्रेस, जो कश्मीर में पंडित मारा गया उनका क्या हुआ भाई? नहीं, वो आप दूसरे विषय पे ये मामला भटक जाएगा। आप मामला भटक रहे हैं, ये मामला भटक जाएगा। ये मामला अलग है। ब्राह्मणों के जरा कानून,
नहीं। विष्णु जैन जी, आप वकील है, आप जरा एट्रोसिटी एक्ट पढ़िएगा, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जातिगत टिप्पणी क्या होती है। आप यहाँ पे सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप आशुतोष जी को परमिट कर रहे हैं जनरलाइज अपना यहाँ भाषण देने के लिए। नहीं, आपको तो किया ना, आप ही से तो शुरुआत की थी विष्णु जैन। नहीं तो अगर आज जो अपर कास्ट है उनके खिलाफ जो अत्याचार हुआ तो मौका दीजिए हमें भी 10 मिनट का उसके बारे में बोलने का। अरे बात यहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही कानून क्या बने। यहाँ पे आशुतोष जी ये बैठ के नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और कितने डिस्क्रिमिनेशन हुए पास में। अगर डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण आशुतोष जी देंगे तो हमसे भी उदाहरण लीजिए सर। यहाँ पे आप कानून की बात कर रहे हैं एंड यू बीइंग एन एंकर, आपको बताना है कि लॉ के प्रोविजन में क्या गलत है। अगर आज ये यहाँ पे अपनी रनिंग कमेंट्री तो मैं वही तो आपको कह रहा। अरे विष्णु जैन जी, आपने सुना नहीं, मैं वही आशुतोष को कहने की कोशिश कर रहा था उन्हें कि भाई जो ओबीसी के बारे में वो कह रहे वो नहीं है इस गाइडलाइंस में। जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई है उसमें वो नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन की व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। वो है जो अभी कह रहे हैं आशुतोष जी, जो अभी कह रहे हैं कि प्रोफेसर मेहता, ठीक है, मामला आगे देखिए। ये आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये मामला राजनीतिक भी है, क्योंकि जब इसका ड्राफ्ट रिपोर्ट आया था तब उस ड्राफ्ट में ओबीसी का जिक्र नहीं किया गया था। प्रोफेसर मेहता, ड्राफ्ट में ओबीसी का जिक्र नहीं किया गया था। यहां पर बीजेपी ने आपको मात दी है। देखिए आज वो डिबेट पे नहीं है, लेकिन आज आप उनके समर्थन में यहां पर बैठे हुए हैं। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। विष्णु जैन उसका विरोध कर रहे हैं, करनी सेना उसका विरोध कर रही है, और प्रोफेसर मेहता उसके समर्थन में यहां पर बैठे हुए हैं आरजेडी से। देखिए साहिल जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने डिबेट रखी है इस मुद्दे पर। जो सच है वो जनता के बीच में जानी चाहिए। देखिए दो तरीके का यहाँ कैटेगराइजेशन है। एक तो आपने पॉलिसी बना दी और दूसरा है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। 2012 में भी ये पॉलिसी बनी हुई थी, लेकिन अब जो पॉलिसी आई है ज्यादा स्ट्रिक्ट, ज्यादा वाइडर रेंज में है, जहाँ पे जो है डिसेबिलिटी के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ा गया है वहां पर। अब ये देखिए कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये सवर्ण के खिलाफ है। मैं ऐसा नहीं मानता, इसलिए क्योंकि देखिए पहला लाइन ही लिखा हुआ है, जाति धर्म क्षेत्र से अलग जो बातें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और ताकि जो है इक्विटी, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, उसमें कहीं भी जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। ये इंक्लूसिव पॉलिसी है, एक्सक्लूसिव पॉलिसी किसी के लिए नहीं है। जहां तक बात रही कि जनरल कैटेगरी की ये बात कर रहे हैं, एनी अग्रीव्ड पार्टी ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकती है, कोई भी कर सकता है इसमें। और अगर वो कमेटी के पास आती है, इक्विटी कमेटी के पास, इक्विटी कमेटी अपना जो है अपना जस्टिफिकेशन देगी। इसके साथ साथ जो इक्विटी कमेटी को ही अगर आप देख लीजिएगा तो SC ST OBC के साथ यहाँ पे जो 5 और जो मेंबर होंगे और जो ये अपॉइंट करेंगे, ये कौन होंगे, तो जनरली ये देखा जाएगा कि भाई जैसे आशुतोष जी कह रहे थे कि वाइस चांसलर साहब या फिर कॉलेजेस के प्रिंसिपल हो, ये देखिए ये सारे जो है किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम कोई एलिगेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सार्थक बात यही है कि भाई आप जरा राजनीति पर भी बोल दीजिए प्रोफेसर मेहता। बाकी पॉलिसी तो हम समझा चुके हैं, आशुतोष विष्णु जैन उस पर डिबेट कर चुके हैं। आज आपको बीजेपी ने बनाई हुई पॉलिसी का समर्थन करना पड़ रहा है, इस बात को भी तो मान लीजिएगा। अब तक तो आप कह रहे थे कि ये जाति विरोधी है, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, ओबीसी समाज को वही लेके आए हुए हैं इसमें, आज उनका समर्थन करना पड़ रहा है, ये भी मान लीजिएगा प्रोफेसर मेहता। नहीं साहिल जी, इसमें सच्चाई ये है कि डीवीसी पॉलिटिक्स जो है ये हमेशा बीजेपी करती है, और जो केरला और तमिलनाडु में जो इलेक्शन आने वाले हैं इसको लेकर वहां के जो ओबीसी और दलित ये हैं, ऐसा प्रतीक दिखाने के लिए है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई हम लोग जो है इसका यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, और देखो विरोध ये लोग खुद उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल डिविसिवनेस तो है, ये तमिलनाडु और केरला के इलेक्शन को देखते हुए भी है। फिर कोई लोग कोर्ट चला जाएगा, लिंगर अप होगा, फिर चेंज होगा। तो ये मुझे लगता है कि इंटेंशन क्लियर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी समर्थन तो करती है, लेकिन फिर भी राजनीति जरूर दिखाई दे रही है उनको। तीन चार बातें मैं साहिल बोलना चाहता हूं। मैंने सभी को गौर से सुना है और जरा ध्यान से हमें भी लोग सुन लेगा। पहली बात तो कहा गया कि 118% इंक्रीज हुआ है। मान लेते हैं, इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, 378 शिकायतें ऐसी मिली है। करीब 4.5 करोड़ हायर एजुकेशन में लोग, सर ये मुद्दा मैं बोल चुका हूं,
सुन लीजिए, 4.5 करोड़ में 1 करोड़ में 84 केस बनता है पूरा, यदि आप इसको स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करेंगे। होना तो एक भी नहीं चाहिए। उस 84 केस में भी कितने फेक हैं, कितने जेन्युइन हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता कि उनके साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल सेटिंग में भेदभाव नहीं होता है, इनफॉर्मल सेटिंग में भेदभाव होता होगा, फॉर्मल सेटिंग में भेदभाव नहीं होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये भेदभाव सिर्फ दलितों के लिए नहीं होता है, ये सवर्णों के खिलाफ भी होता है। ये मान लेते हैं कि सवर्णों के खिलाफ नहीं भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है। तो कायदे से इक्विटी कमिटी जो है उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि किसी के प्रति यदि भेदभाव हो तो वो अपना कंप्लेंट डाल सकता है, चाहे वो एससी हो एसटी हो। मैंने इसी यूनिवर्सिटी में 32 साल में पढ़ाते हुए दलित को कहते हुए सुना है, तुम कुछ बदतमीजी करोगे तो हम तुम्हारा एससी एसटी का केस ठोक देंगे।